हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुरादाबाद शॉर्ट हैंड सेंटर ऑफिशियल पर। मैं आपको बताने वाला हूँ जो CAPF से नया विज्ञापन अभी आया है उसके बारे में। ऑनलाइन से लेकर लास्ट डेट और PST PET से लेकर ट्रेनिंग तक किस तरह से प्रोसेस रहेगा वैकेंसी का, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि वैकेंसी CAPF के द्वारा निकाली गई है और BSF इसको कंडक्ट कराएगा। पहले क्या था, ये जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स होती है उसमें स्टेनोग्राफर और HCM जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल होता है उसको हम अलग अलग करके चूज़ कर लेते थे किस वैकेंसी में, किस भर्ती में किसको जाना है। BSF, CRPF, SSB सभी में अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह से जिसको जिसमें जाना होता था उसी तरह से अप्लाई करते थे और चूज़ कर लेते थे। लेकिन इस बार इसको CAPF कंडक्ट कराएगा, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसके अंडर में जितने भी ये पैरामिलिट्री फोर्स है सभी आते हैं। CRPF हो, BSF हो, SSB, ITBP और असम राइफल, जितने भी पैरामिलिट्री हैं सभी CAPF के अंदर आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसका प्रोसेस रहने वाला है। सबसे पहले PET और PST, उसके बाद एग्ज़ाम, सिलेबस, उसके बाद स्किल, जो भी स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट, DME, RME, उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, कोई भी चीज़ जो है आपको अधूरी नहीं लगेगी। तो शुरू करते हैं फिर यहाँ से। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये 9/6/2024 से अप्लाई ऑनलाइन शुरू हो गया था अप्लाई, और 8/7/2024 इसकी लास्ट डेट है। यहीं पे एक और बात बता दूं, फॉर्म फिल करने पे बिल्कुल सावधानी बरतनी है, क्योंकि करेक्शन के लिए कोई डेट नहीं दी गई है और नोटिफिकेशन में बोला भी गया है कोई भी संशोधन के लिए डेट जारी नहीं होगी। इसलिए सबमिट करने से पहले एक बार, दो बार, जैसा भी हो, फॉर्म को चेक करें, उसके बाद सबमिट करें। फ़ोटो 3 महीने से पुराना ना होना चाहिए। और सबसे पहले शुरू करेंगे ये मोस्ट। अप्लाई करते हुए सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है, किसी को भी फॉर्म अगर फिल कराना है तो वो एक ही कराना है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में सबसे पहले यही बात दी गई है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली। अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो स्टेनोग्राफर को सिलेक्ट करना, और आप HCM हेड कांस्टेबल वाला बनना चाहते हैं तो वो हेड कांस्टेबल वाला बने। ऐसा नहीं है कि दोनों फॉर्म नहीं भर सकते, एक ही रजिस्ट्रेशन से हम दोनों फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नोटिफिकेशन में साफ दिया गया है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली। बाद में अगर कोई दोनों भर देता है तो वो अपनी जिम्मेदारी पे फॉर्म भरेगा, उसको फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो वो खुद जिम्मेदार होगा। इसीलिए बेहतर होगा कि आपको अगर स्टेनोग्राफी आती है तो आप स्टेनोग्राफी का फॉर्म अप्लाई करें। HCM के लिए भरना चाह रहे हैं तो HCM वाला। आगे चलते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। स्किल टेस्ट जो होगा वो भी इंग्लिश और हिंदी, यानी इंग्लिश वाले इंग्लिश में दे सकते हैं और हिंदी वाले हिंदी में दे सकते हैं। सबसे पहले PST PET कराया जाएगा पेपर, उसके बाद स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट, मेडिकल, रीमेडिकल। किस तरह से फेस रहेंगे वो सब मैं बताऊंगा। तो यहाँ से शुरू करेंगे।
मैं आपको बता दूं, स्टेनोग्राफ़र जो ASI स्टेनोग्राफ़र है लेवल 5 रहेगा। सैलरी 29,200 से 92,300। इन हैंड लगभग 50 से 55,000 इन हैंड सैलरी। HCM का बता दूं, लेवल 4 है, 25,500 से 81,100, लगभग 45,000 से 50,000 के बीच इन हैंड सैलरी। उसके आगे जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई हैं, इसको चूज़ करना है फॉर्म अप्लाई करते हुए। जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे उसी में प्रेफरेंस मांगी जा रही है। आपको जो भी पोस्ट पहले चूज़ करनी है वो कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको CISF में वैकेंसी ज़्यादा है या फिर आपको CISF में ही जाना है, तो पहले आप CISF चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो भी ITBP, CRPF, BSF, SSB, कोई भी अपने तरीके से वैकेंसी के अनुसार आप इसको भर सकते हैं। और जो फाइनल मेरिट लगेगी उसमें जो भी आपकी प्रेफरेंस भरी हुई है उसी के अनुसार आपको पोस्ट दी जाएगी। प्रेफरेंस और आपके नंबर, जिसके ज़्यादा नंबर रहेंगे उसी हिसाब से पोस्ट वाइज आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इसके आगे लिखा हुआ है कि वैकेंसी चेंज हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। वो सब डिपेंड करेगा CAPF के ऊपर और BSF के ऊपर। और आगे चलते हैं। इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल रहेगी। 1/8/2024 तक अगर किसी की एज 18 हो रही है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 25 OBC वाले और SC ST वालों के लिए जो भी रिलैक्सेशन होता है वो यहाँ पे दिया गया है। SC ST वालों के लिए 5 साल का है, OBC वालों के 3 साल का है, और जो एक्स सर्विसमैन वगैरह वगैरह जो भी होता है उन्हीं सब के लिए उसी तरह से सब कुछ रहेगा। उससे आगे मैं बता दूं आपको, जो इसमें रहने वाला है ये 12th बेस पे वैकेंसी है, इसी के अनुसार एग्ज़ाम बनेगा। और जो PST होगा वो सिर्फ क्वालिफाई, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल कैंडिडेट डिक्लेयर क्वालिफाई इन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके लिए किसी को भी कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, ये सिर्फ क्वालिफाई होगा। सबसे पहले जब PST के लिए एडमिट कार्ड आएंगे आपको बुलाया जाएगा, तो उसमें सबसे पहले रेस के लिए बुलाया जाएगा, जो दौड़ कराएंगे। उसके बाद जैसे जैसे दौड़ में पास होएंगे उनका जो है हाइट, चेस्ट, वेट वगैरह करा के क्वालिफाई डिसक्वालीफाई करके घर भेज दिया जाएगा। जो भी क्वालिफाई होगा उसको क्वालिफाई, जो डिसक्वालीफाई होगा उसको डिसक्वालीफाई। उसके आगे CBT होगा। ये यहाँ से अप्लाई के लिए लिंक दे रखा है इन्होंने, अगर आप चाहो तो यहाँ से भी लिंक ओपन करके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो है BSF की साइट से आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद फ़ीस के लिए मैं बता दूं थोड़ा सा, ये 100 रुपये फ़ीस रहने वाली है मेल कैंडिडेट के लिए। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, और ST SC वालों के लिए भी 0। उससे आगे ये सेंटर एग्ज़ामिनेशन दे रखा है। अगर कोई जिस भी एरिया से आता है वो अपना चूज़ कर सकता है। PST इसमें क्या हो रहेगा, PST और CBT जो भी आप फॉर्म फिल करते हुए सेंटर चूज़ करोगे वहीं पे आपका करा लिया जाएगा। अगर आप UP से हैं तो यहाँ पे UP वाले 3 सेंटर दे रखे हैं। पहला जो दे रखा है वो मेरठ रोड सोनीपत, हरियाणा का है वो। पहला प्रयागराज दे रखा है, दूसरा लखनऊ दे रखा है, तीसरा लखीमपुर खीरी।
ये आपको फिल करने पड़ेंगे। जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा तो आपको इनमें से जो भी आपके पास होगा उसी में आपको पीएसटी के लिए बुला लिया जाएगा। और एग्ज़ाम के लिए या इसके आसपास जो भी सेंटर कंडक्ट कराए जाएंगे उन्हीं में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और इसके आगे ये सभी राज्य के दे रखे हैं, अपना अपना चूज़ कर लेंगे सब, जिसको जैसा पास में पड़ेगा। ये रोल नंबर वाइज दे रखा है, जिस राज्य से जैसे जैसे रोल नंबर बनेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन में सबसे पहले पीएसटी और पीईटी तीन फेस में वैकेंसी पूरी कराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा प्रोसेस रहे इसका, इन्होंने साफ साफ दे रखा है कि फर्स्ट फेज़ में जो है पीएसटी और पीईटी करा ली जाएगी। सेकंड फेज़ में जो पीएसटी करेंगे उनका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। और एग्ज़ाम कराने के बाद जो स्टेनोग्राफर वाले हैं उनको वैकेंसी का 30 गुना पास करेंगे स्किल टेस्ट के लिए, और जो एससीएम वाले हैं उनको 10 गुना पास करेंगे स्किल टेस्ट के लिए। थर्ड फेज़ में जो होगा, जो भी यहाँ से क्वालिफाई होंगे स्किल टेस्ट में, उनके लिए देखो थर्ड फेज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने दे रखा है यहाँ पे थर्ड फेज़ में स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, डीएमई या आरएमई। इसमें क्या कराएंगे कि अगर मेरे हिसाब से अगर थर्ड फेज़ में इन्होंने इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं तो सबसे पहले स्किल टेस्ट कराएंगे। स्किल टेस्ट का रिज़ल्ट तुम्हें कुछ टाइम के भीतर, यानी कि अगर अभी स्किल टेस्ट हुआ है तो 1 घंटे 4 घंटे यानी कि उसी दिन तुम्हें रिज़ल्ट देंगे। उसके बाद तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। नेक्स्ट दिन उसके अगले दिन मेडिकल के लिए आपको वहीं पर रोक लिया जाएगा। और मेडिकल में अगर किसी को आरएमई मिलेगा तो रीमेडिकल के लिए उसको अगले दिन, यानी कि उसका रीमेडिकल 24 घंटे के अंदर अंदर कराया जाएगा। ये नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया गया है। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले 1 महीने 2 महीने का टाइम मिलता था रीमेडिकल के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको भी मेडिकल में रीमेडिकल मिलेगा उसका रीमेडिकल 24 घंटे के अंदर अंदर कराया जाएगा, यानी कि नेक्स्ट डे। ये थर्ड फेज़ में सारी चीज़ें कराई जाएंगी, तो भर्ती का प्रोसेस ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। पहले पीएसटी पीईटी हो जाएगा, उसके बाद सीवीटी, उसके बाद स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और आरएमई, ये सब एक ही साथ कराए जाएंगे। अगर आप नोटिफिकेशन को देखो तो नोटिफिकेशन में यही लिखा है थर्ड फेज़ में ये सब चीज़ें करा ली जाएंगी। अब थोड़ा सा उन चीज़ों पे बता दूं कि किस तरह से इसमें हाइट, चेस्ट वगैरह या पीएसटी जो फर्स्ट फेज़ होगा उसमें कैसे कैसे रहेगा, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 165 सेंटीमीटर जो है हाइट रहेगी, और जो चेस्ट रहेगी उनकी 77 सेंटीमीटर से 82, यानी कि 77 रहेगी, और फुलाव के बाद 82। उसके बाद जो मेल कैंडिडेट हैं जैसे गोरखा या नागालैंड वगैरह के जो जिन्हें छूट मिलती है उनके लिए यहाँ पे 162 सेंटीमीटर ये सब दिया गया है, इसको देख लेना। और आगे फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर जो रहती ही है फोर्स में वही है, और फीमेल के लिए चेस्ट वगैरह नहीं होता है। उसके बाद वेट जो होगा वो आपको हाइट और एज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, जैसे कि हर वैकेंसी में होता आया है। उसके बाद जो आपकी पीईटी होगी उसमें मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर रेस जो है वो 6 मिनट 30 सेकंड में करनी होगी, ये दिया गया है यहाँ पे। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर रेस 4 मिनट 45 सेकंड। ये सभी के लिए इस बार ज़रूरी है। वैकेंसी में सबसे पहले यही प्रोसेस है, तो यही रहेगा। इसके आगे चलते हैं। ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पे कि अगर पीएसटी पीईटी कराएंगे तो इसमें किसी को भी कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा। आगे चलते हैं। ये सीवीटी सेकंड फेज़ में पेपर कराया जाएगा। पेपर में यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे सिलेबस पूरा दे रखा है इन्होंने।
हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्शनल रहेगी। जो इंग्लिश करने वाला है वो इंग्लिश चूज़ करेगा, जो हिंदी करने वाला है वो हिंदी करेगा। 20 मार्क्स 20 नंबर के होंगे। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस जो रीजनिंग होती है हमारी, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो मैथ होता है हमारा, वो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। उसके बाद क्लैरिकल एप्टीट्यूड। क्लैरिकल एप्टीट्यूड जो होता है ये कुछ नया है, तो इसको आप देख लेना। ये लीप की है, इसे बोलते हैं, बहुत हल्का है, ये फ्री के नंबर है एक तरह से, ऐसे मान सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज जो 20 क्वेश्चन है 20 नंबर के होंगे। टाइम जो है 1 घंटा 40 मिनट पेपर के लिए दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, ठीक है। जो क्लरिकल एप्टीट्यूड दिया गया है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो अभी वैकेंसी है इसको भी बीएसएफ कंडक्ट करा रहा है, और जो पिछले साल 2023 में बीएसएफ एचसीएम वाली वैकेंसी कंडक्ट कराई गई थी उसमें भी सेम सिलेबस था, जिसमें क्लरिकल एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन आए थे 20 क्वेश्चन में 5 नंबर की तो इंग्लिश आई थी, और 6 से 7 नंबर क्लरिकल एप्टीट्यूड आया था, और 7 से 8 नंबर समथिंग रीजनिंग के ही इन्होंने इसमें रख रखे थे। तो बहुत इजी था, वो आराम से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 2 लैंग्वेज में होगा, वो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इंग्लिश और हिंदी, आप जो भी चूज़ करोगे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आगे चलेंगे। यहाँ जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो भी सीबीटी कराया जाएगा उसमें स्टेनोग्राफर जो एएसआई स्टेनोग्राफर होंगे उनको 30 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि 30 गुना बच्चों को स्टेनोग्राफी यानी कि स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके नीचे दे रखा है यहाँ पे वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ एएसआई स्टेनो, ठीक है। और 10 गुना जो है एचसीएम वालों को टाइपिंग के लिए यानी कि स्किल के लिए बुलाया जाएगा। उसके आगे चलते हैं। ये 2 लैंग्वेज में हमारा एग्ज़ाम होगा, जो इन्होंने सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश का सिलेबस दे रखा है, और हिंदी वालों के लिए ये हिंदी का सिलेबस है, और ये जनरल इंटेलिजेंस, ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये क्लरिकल एप्टीट्यूड, ये कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज में मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा जो चांस ज़्यादा रहता है वो ये जो एमएस वर्ड एंड एक्सेल दे रखा है ना, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड और एक्सेल, यहाँ से जो पीछे अभी पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था बीएसएफ का, उसमें क्वेश्चन का वेटेज यहाँ से कुछ ज़्यादा था, तो हो सकता है कि यहाँ पे ज़्यादा तैयारी करना। उसके आगे चलेंगे। स्किल टेस्ट, देखो यहाँ पे 3rd फेज़ इन्होंने यहाँ पे भी साफ साफ दिया हुआ है। जो 3rd फेज़ में है स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और रीमेडिकल। यही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सब अगर 3rd फेज़ में इन्होंने कराने के लिए बोला है तो ये सब एक ही साथ कराए जाएंगे। आपको 4-6 दिन के लिए उसमें एडमिट कार्ड में टाइम दे दिया जाएगा, और पहले स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में जो पास होगा उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी सही पाया जाएगा उसको अगले दिन मेडिकल में जिसे आरएमई मिलेगा उसको 24 घंटे के अंदर अंदर रीमेडिकल। जैसे जैसे क्वालिफाई होंगे क्वालिफाई मिलता जाएगा, जैसे जैसे डिसक्वालीफाई होंगे डिसक्वालीफाई मिलता जाएगा। उसके बाद जो है सभी की एक मेरिट बना दी जाएगी फाइनल, और सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, जो स्टेनोग्राफर में है वो 10 मिनट की डिक्टेशन होगी, 80 वर्ड पर मिनट की, और इसे ट्रांसलेट के लिए हिंदी वालों को 65 मिनट दिए जाएंगे और इंग्लिश वालों को 50 मिनट। उसके बाद एचसीएम वालों के लिए टाइपिंग में जो है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश वालों के लिए, और हिंदी वालों के लिए 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये है, टाइम अलाउ 10 मिनट, यानी कि जो एचसीएम वालों की जो टाइपिंग होगी वो 10 मिनट की टाइपिंग होगी, इंग्लिश वाले 35 की देंगे और हिंदी वाले 30, ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने स्किल के बारे में लिख रखा है कि स्किल टेस्ट जो होगा वो कंप्यूटर पे होगा, कोई भी चीज़ आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें वहीं पे उपलब्ध होंगी। और जो सही लिखा हुआ है वो ये है, इसको पढ़ लेना अच्छे से। स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाई नेचर, यहाँ पे किसी को कोई भी क्वालिफाई करने के लिए नंबर नहीं दिया जाएगा, सिर्फ क्वालिफाई नेचर होगी। जो पास होगा उसको पास कर लिया जाएगा, जो फेल होगा उसको फेल कर दिया जाएगा। उसके बाद मेरिट जो बनेगी फाइनल वो भी नंबरों पे ही बनेगी, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और सबसे बड़ी बात होती है फ़ॉन्ट की।
हर किसी को दिक्कत होती है कि टाइपिंग किस फ़ॉन्ट में कराई जाएगी। देखो इन नोटिफिकेशन में साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है स्किल टेस्ट इन हिंदी शैल बी कंडक्ट ओनली इन मंगल फ़ॉन्ट। अब मंगल फ़ॉन्ट इन्होंने दिया गया है, यहीं से किसी को भी कोई भी सोचेगा कि मंगल फ़ॉन्ट में क्या आएगा, कैसा रहेगा, यही चीज़ समझ में नहीं आती है। ये जो मंगल फ़ॉन्ट है इसके अंदर जो लेआउट है 4 दे रखे हैं। पहला रेमेंटन गेल, दूसरा CBI और तीसरा स्क्रिप्ट। इन तीनों पे किसी पे भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। और चौथा इसमें मराठी वगैरह दिया हुआ होता है, अगर आप उसको भी कोई करता है तो 4 जो है इसके अंदर लेआउट दिए हुए होते हैं मंगल फ़ॉन्ट में। जो इन्होंने स्किल टेस्ट इन हिंदी शैल बी कंडक्ट मंगल फ़ॉन्ट जो दे रखा है इसके अंदर रेमेंटन गेल चलेगा, CBI चलेगी, इंस्क्रिप्ट चलेगा और एक मराठी करके है वो फ़ॉन्ट चलेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चीज़ की होती है, इसको सही से आपको मैंने बता दिया है। और जो इसमें शॉर्ट हैंड वाले हैं उनके लिए भी बता दूं, ये देखो ये चीज़ बिल्कुल साफ इन्होंने बोल दी है कि जो 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन होगा उसमें 800 वर्ड आपको बोले जाएंगे 10 मिनट में, और मिस्टेक जो है आपको 40 ही करनी है। अगर 40 से एक भी फालतू किसी की मिस्टेक होती है तो उसको फेल कर दिया जाएगा। इस बार सभी के लिए 5% गलती जो है माफ़ है, बाकी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इससे आगे इन्होंने दे रखा है, बाकी इसको देख लेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो तभी होगा जब स्किल टेस्ट हो जाएगा, वो सब चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं, उसी को देख लेना। वो तो सब चीज़ बात की बात है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो इसी में होती है कि फ़ॉन्ट कौन सा चलेगा, एग्ज़ाम किस पैटर्न पे होगा, वो चीज़ें सब मैंने आपको बता दी। एक चीज़ और दूँ मैं आपको, हाँ फ़ोटो के बारे में और बता रहा था मैं कि फ़ोटो जो है 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। उसको जितना भी हो सके आप नया फ़ोटो यूज़ करें। और ये जो है इन्होंने मेडिकल के बारे में थोड़ा सा दे रखा है, आई साइट वगैरह के बारे में दे रखा है। जो चीज़ें चलती हैं, जो रूल होते हैं वही 6/6 एक होनी चाहिए और एक 6/9, तो वो चल जाती हैं। ये चीज़ें सब दे रखी है। ये टैटू के बारे में, यहाँ मेडिकल का जो टैटू वगैरह जिसके हाथ वगैरह पे होता है वो उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे ये दे रखा है। इसको आप पढ़ लेंगे किस तरह से टैटू का रहता है, लोकेशन वगैरह या साइज वगैरह कितना होना चाहिए, किस हैंड कौन से हाथ पे होना चाहिए, वो चीज़ें सब वो इन्होंने दे रखा है। अगर आपको उसी के अंडर में है, आपका टैटू बना हुआ है और वही इसके जो इन्होंने निर्देश दिया है इसके अंदर आपका टैटू आता है तो तब तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो उसको आप रिमूव करा लें, वो सबसे बेहतर है। ये यहाँ पे एडमिशन टेस्ट है, ये हमारे काम का नहीं है। ये मोड ऑफ सिलेक्शन है, पहले PST PET, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद स्किल, ये सब दे रखा है यहाँ पे किस तरह से चलेगा। यहाँ पे बता दूँ मिनिमम जो क्वालिफाई मार्क है वो जनरल वालों के लिए, EWS के लिए और OBC के लिए 45%, SC ST वालों के 40%। तो लगभग मेरिट भी इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी क्योंकि इसमें फिजिकल पहले है। फिजिकल पहले होने से ही मेरिट का जो अनुमान है वो कम लगाया जा सकता है, क्योंकि रेस वगैरह इसमें पहले है तो बच्चे जो है यहीं पे कम हो जाते हैं, तो पेपर भी हल्का आने के चांस बन जाते हैं, और पेपर हल्का आएगा तो मेरिट भी कम ही रहेगी। इसको आप देख लेना। बाकी यही चीज़ें थी सब जो मैंने आपको बता दी, बाकी तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अच्छे से, टाइपिंग के बारे में, PST PET के बारे में, सिलेबस के बारे में, किस और वैकेंसी किस तरह से पूरी होगी वो चीज़ एक बार और मैं अभी आपको बता दूं। ये चीज़ें अब इसमें कोई भी चीज़ काम की नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं वैकेंसी किस तरह से, वही प्रोसेस वही रहेगा। इसमें CAPF जो है पहले असिस्टेंट कमांडेंट और बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ CAPF के द्वारा कराई जाती थी, लेकिन इस बार स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल की भी वैकेंसी CAPF के द्वारा ही कंडक्ट कराई जा रही हैं। जो BSF को इसका वो दे दिया गया है, प्रोसेस जो है BSF करेगा, और PET PST के लिए BSF बुलाएगा, बाकी स्किल के लिए BSF करेगा। उसके बाद
आपको जो स्किल और मेडिकल वगैरह के लिए दिया जाएगा वो CAPF अपने आप चूज़ करेगा कि तुम्हें कहाँ बुलाना है। CAPF के सेंटर पे बुलाया जाएगा। उसके बाद जो ट्रेनिंग कराई जाएगी वो भी CAPF के द्वारा ही तुम्हें दी जाएगी, कहाँ कहाँ तुम्हारी ट्रेनिंग होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, वैकेंसी के बारे में भी। अपना फॉर्म बिल्कुल केयरफुल होकर ही भरें, कोई भी गलती ना करें। सबमिट करने से पहले एक बार 2 बार अच्छे से चेक कर लें, कोई भी अगर मिस्टेक है तो उसको सही कर लें, तभी सबमिट करें, क्योंकि इन्होंने कहीं भी कोई करेक्शन डेट नहीं दी है। फॉर्म रिजेक्ट होगा, फिर उसके जिम्मेदार आप होगे, तो वही सही से देख लेना। बाकी कोई भी और इससे वैकेंसी से जुड़ी हुई बात आपकी समझ में ना आई हो या कोई भी और डाउट हो, वो आप कमेंट में करके मुझसे मालूम कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। बाकी चीज़ें सब आपकी समझ में आ गई होंगी, जो भी चीज़ मैंने इसके बारे में बताई है। ठीक है, फिर वीडियो यहीं पे बंद करते हैं। वीडियो को पूरा देखें शुरू से आखिर तक। थैंक यू।